हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम और आज है 8 अप्रैल 2023। और आज का न्यूज़, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो मैंने कलेक्ट किया, वो इस प्रकार है। और बिना समय को वेस्ट किए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूज़ है रिगार्डिंग एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में है कि फाइनेंशियल 23 में हम लोग वी आर गोइंग टू मिस द टारगेट, जो भी टारगेट सेट किया गया है। इंडिया और चाइना इज टू अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2023, सेज IMF chief. RBI to set up portal to search across multiple banks for unclaimed deposits. India records 13 times increase in demand for gig work. And RBI proposes expansion of UPI digital payment system to allow credit. तो ये सारे न्यूज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग पहला न्यूज़ है रिगार्डिंग द एसेट मोनेटाइजेशन। ठीक है। तो ये जो एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम है, हाँ, तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एक स्कीम जिसका नाम था नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ये लॉन्च किया गया था फॉर ए पीरियड ऑफ 4 इयर्स, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 22 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 2025। ठीक है। तो इस पीरियड के लिए ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। और ये बेसिकली ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्च किया गया था। देखिए, दो प्रकार का प्रोजेक्ट होता है, एक ग्रीन फील्ड होता है, एक ब्राउन फील्ड होता है। हाँ, तो ग्रीन फील्ड में क्या होता है, सब कुछ स्टार्टिंग से किया जाता है, मतलब राइट फ्रॉम द स्क्रैच, वो ग्रीन फील्ड होता है। और ब्राउन फील्ड है जो कि एग्जिस्टिंग चीज है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है मान लीजिए, तो दैट इज ब्राउन फील्ड। ठीक है। तो ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है, ये ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए किया गया था। तो जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के पास प्रोजेक्ट्स है, जैसे मान लीजिए रोड्स है, रोड हाईवेज वगैरह हो गया, वो एग्जिस्टिंग है, वो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है, उसे जो है प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर किया जाएगा और उसे ट्रांसफर करके प्राइवेट एंटिटी के पास जो है रिवेन्यू राइट्स रहेगा कि वो जो भी वहां से पैसे कमा सकता है प्राइवेट सेक्टर, वो प्राइवेट सेक्टर का हो जाएगा फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कुछ टाइम पीरियड के लिए दिया दिया, कुछ सालों के लिए प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाता है ताकि वो रिवेन्यू अर्न करे। लेकिन बदले में जो है उसे गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है स्टार्टिंग में अमाउंट। तो एक तरह से कुछ टाइम के लिए लीज के लिए दे देता है। हाँ, तो इस टाइप का है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को जो है रिवेन्यू मिल जाएगा, राइट। गवर्नमेंट जो है अगर रिवेन्यू राइट्स दे देगा, बदले में पैसे ले लेगा प्राइवेट सेक्टर से, तो गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिल जाएगा। अब ये रिवेन्यू जो है गवर्नमेंट जो है अदर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने में, रोड बिल्ड करने में, हॉस्पिटल बिल्ड करने में, वो पैसे को लगा सकता है। तो जो पैसे फंस गया है किसी, मान लीजिए गवर्नमेंट ने हाईवे बना दिया, अब इस हाईवे बनाने में तो बना तो दिया, अब इसको इसमें टोल लगेगा, टोल से गवर्नमेंट पैसे कमाएगा, 10 साल लगेंगे पैसे कमाने, तब जाके इसका पैसा वसूल होगा। तो वो 10 साल वेट करने की जगह 10 साल तक तो पैसा फंस गया ना गवर्नमेंट का। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है इसे प्राइवेट एंटिटी को रिवेन्यू राइट्स दे देता है, बदले में लमसम अमाउंट पैसे ले लेता है। तो अब इस पैसे का को गवर्नमेंट कहीं किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है, राइट। तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। तो इसमें ओनरशिप राइट जो है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में ओनरशिप राइट नहीं दिया जाता है, सिर्फ रिवेन्यू राइट्स दिया जाता है। और इस फंड को से फिर गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है पूरे देश में। तो नेशनल मोनेटाइज ये जो मैंने कहा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये साथ में साथ एक और गवर्नमेंट का स्कीम था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो दोनों साथ में साथ चल रहा है। और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन था एक NIP, राइट। तो ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है दिसंबर 2019 में लॉन्च किया गया था। हाँ, और ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था, राइट। तो ये जैसे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, स्पेशली रोड और पावर को लेकर के होता है। रोड और पावर, जैसे रोड में हम बात करते हैं REITS का, दैट इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। फिर इन्विट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। तो जैसे इन्विट्स में क्या होता है ना कि एक म्यूचुअल फंड की तरह है, म्यूचुअल फंड कि लोग जो है, हम लोग दैट इज आम आदमी भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। बेसिकली जैसे कोई हाईवे बना, राइट, हाईवे बनने के लिए गवर्नमेंट जो है प्राइवेट प्लेयर्स को ये हाईवे का रिवेन्यू राइट्स दे दिया, बदले में एक प्राइवेट प्लेयर गवर्नमेंट को पैसे दे दिया, राइट। अब जो है प्राइवेट प्लेयर्स जो है इसमें इसका रिवेन्यू राइट्स रहेगा। प्राइवेट प्लेयर्स जो है इसको बिल्ड भी कर सकता है। बिल्ड करने के लिए जो पैसे का ज़रूरत पड़ेगा वो स्टॉक मार्केट से भी पैसे ले सकता है। स्टॉक मार्केट में अपना स्टॉक लॉन्च कर देगा, राइट। और इस स्टॉक को कॉमन पीपल भी खरीद सकते हैं, हम लोग भी ले सकते हैं। इन्वेट्स के केस में ऐसा होता है। तो इससे
और क्या बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स ले सकता है, बैंकों से लोन्स ले सकता है प्राइवेट प्लेयर्स। तो प्राइवेट प्लेयर्स बहुत सारे सोर्सेस से, हम कॉमन मैन से पैसे ले सकता है, लोन्स ले सकता है, राइट। अपना प्राइवेट प्लेयर अपना पैसे लगा सकता है, राइट। जो अनसिक्योर्ड लोन्स है जैसे वो लगा सकता है, इक्विटी लगा सकता है। तो ये इस तरह से प्राइवेट प्लेयर्स को पैसे मिल जाते हैं, फिर वो बिल्ड कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है, और गवर्नमेंट को इससे पैसे भी जनरेट हो जाता है। तो ये पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में। तो दिस इज हाउ इन्वेस्ट वर्क। अभी फिलहाल जो अगर हम बात करें जो नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन है, फाइनेंशियल ईयर 21 का अगर हम टारगेट देखें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में जो टारगेट था वो 88,000 करोड़ रुपीस का था। क्योंकि हम यहाँ बात करें नेशनल मॉनेटाइजेशन में मिस द फाइनेंशियल ईयर 23 टारगेट्स। फाइनेंशियल ईयर 22 का बात करें तो ये अमाउंट था रुपीस 1,62,000, हाँ 1,62,000, मतलब अगर एग्जैक्ट अमाउंट बात करें 1,62,422 करोड़ रुपीस का था। ये टारगेटेड था, और इसमें अचीव कितना हुआ फाइनेंशियल 22 में, दैट इज अराउंड 97,000 करोड़ रुपीस ही अचीव हो पाया। तो इतना का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है। उसी तरह अभी तक इस साल का बात करें फाइनेंशियल 23 का, तो टिल अभी हमारे पास डेटा अप्रैल 22 से लेकर के जनवरी 23 तक का ही डेटा है, दैट इज जनवरी 31, 2023। या इसमें सिर्फ हम जो है 76,000 करोड़ रुपीस तक का इन्वेस्टमेंट मोनेटाइजेशन जो एस्टिमेटेड था वो ही प्रपोजल जो है कंप्लीट हो पाया है। तो मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू मिस द टारगेट। तो मोनेटाइजेशन जो होता है वो दो तरीका से किया जा सकता है, बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाए, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर हो गया जैसे रोड के केस में, हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल हो गया, हाँ, ये पब्लिक प्राइवेट होता है, या फिर कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी पैसे लाया जा सकता है, जैसे हमने बोला स्टॉक मार्केट में, इन्वेट्स के केस में स्टॉक मार्केट से पैसे लिए जाते हैं। तो एसेट मोनेटाइजेशन जो है ये सिर्फ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज का ही किया जाएगा, नॉट स्टेट गवर्नमेंट। सो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज का जैसे रोड एंड ट्रांसपोर्ट के केस में हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे हो गया, रेलवे के केस में जैसे रेलवे का जो एग्रीगेट मोनेटाइजेशन वैल्यू है वो मतलब फाइनेंशियल ईयर 22 से लेकर के 25 में जो गवर्नमेंट ने टारगेट किया है रेलवे से मोनेटाइज करने का, दैट इज अराउंड 1.52 लाख करोड़ रुपीस। उसी तरह पावर सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर को भी मोनेटाइज करना है। ये सारे सेक्टर्स है, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज है। कोल हो गया, कोल, पोर्ट शिपिंग है। कोल से जो है जो मोनेटाइज करने का है दैट इज अराउंड 28,747 करोड़ रुपीस मोनेटाइजेशन वैल्यू। शिपिंग हो गया, वाटरवेज हो गया। उसके बाद पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो भी गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हो गया। सिविल एविएशन है, सिविल एविएशन को से मोनेटाइज करना है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है। इन सारे डिपार्टमेंट्स से, इन सारे सेंट्रल मिनिस्ट्रीज से मोनेटाइजेशन अलाउड है। तो द एग्रीगेट मोनेटाइजेशन वैल्यू अंडर नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम फॉर एसेट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोल वाज 1.52 लाख करोड़ एंड 28.747 करोड़ रुपीस। एंड दिस ईयर हम लोग सिर्फ 76,000 करोड़ तक का ही कंप्लीट कर पाए हैं प्रोजेक्ट्स को। तो इट इज़ पॉसिबल कि वी आर गोइंग टू मिस द टारगेट। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया एंड चाइना टू अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ इन 2023। तो अभी जो ग्लोबल ग्रोथ का जो प्रिडिक्शन है, तो वर्ल्ड इकोनॉमी जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ग्रो करेगा एट लेस देन 3%। पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी, देखिए हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमी का क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जो अगर वर्ल्ड इकोनॉमी का ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा तो जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इंक्रीज होगा। अगर वर्ल्ड इकोनॉमी का ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा तो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बढ़ेगा, क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमी तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, राइट। डेवलप्ड इज ऑलरेडी डेवलप्ड, वो ज़्यादा ग्रोथ रेट्स नहीं कर सकेगा, क्योंकि जो ऑलरेडी टॉप पे है वो आगे कितना टॉप पे जाएगा, क्योंकि वो अपना थ्रेशोल्ड पॉइंट रीच कर चुका है। तो इसलिए वर्ल्ड इकोनॉमी का ग्रोथ रेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमी का ग्रोथ रेट, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी लेस देन 3%, जिसमें कि इंडिया और चाइना अकेला जो एशियन इकोनॉमी है ये कंट्रीब्यूट करता है मोर देन 50% ग्रोथ। हाँ, और 2023 में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इट विल ग्रो कंट्रीब्यूट मोर देन 50%। तो इस साल जो है कुछ फैक्टर्स है जो कि जो ग्रोथ को रिड्यूस कर रहा है टू लेस देन 3%। फैक्टर्स क्या है कि पहले तो स्लो डाउन हो रहा है पूरे इकोनॉमी में, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है। दूसरा जो पैंडेमिक हो चुका है और अभी भी चल रहा है पैंडेमिक केसेस। और तीसरा रशिया यूक्रेन वॉर। ये तीन फैक्टर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हैड ए क्रूशियल रोल इन डिमिनिशिंग द ग्रोथ रेट इन द ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी।
राइट। नेक्स्ट 5 ईयर में वर्ल्ड इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस कि 3% से कम का ग्रोथ रेट होगा। एवरेज ग्रोथ रेट अगर हम लोग लास्ट 2 डिकेड्स 20 ईयर्स का अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड का ग्रोथ रेट जो है दैट वाज अराउंड 3.8%, मोर देन 3% था, 3.48% था अगर एवरेज आउट करें लास्ट 20 सालों में, और जिसमें कि एशियन इकोनॉमी ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, दैट इज इंडियन एंड चाइना इकोनॉमी। ग्लोबल ग्रोथ 2022 से अगर हम देखें 2022 में ड्रॉप किया, पहले 6.1% था ग्रोथ रेट, 2022 में ये ड्रॉप करके 3.4% हो गया। और ये ग्रोथ क्यों कम हुआ अचानक से 2022 में? क्योंकि एज अ रिजल्ट ऑफ द पैंडेमिक और रशिया यूक्रेन वॉर, ये दो फैक्टर्स है जिस कारण की ऐसा हुआ। तो पैंडेमिक के दौरान जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैकेजेस दिए, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सपेंडिचर किया, राइट। और इस एक्सपेंडिचर के कारण जो है इन्फ्लेशन रेट बढ़ा, और इन्फ्लेशन रेट बढ़ने से कम वर्ल्ड इकोनॉमी में सब सारे सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया। तो इंटरेस्ट रेट को अगर इंक्रीज करेगा तो इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए, तो फिर ऑफ कोर्स जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो ग्रोथ रेट कम होगा। तो 90% ऑफ द एडवांस इकोनॉमी जो है वो इसलिए जो है जो ग्रोथ में डिक्लाइन ऑब्जर्व कर रहा है, 90% ऑफ द एडवांस इकोनॉमी ग्रोथ रेट में डिक्लाइन देखा है, और इट इज गोइंग टू बी डिक्लाइन फॉर द, मतलब कि कम रहेगा, लेस देन 3% ओवरऑल पूरे वर्ल्ड का फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो और पर इससे प्रॉब्लम आएगा लो इनकम कंट्रीज को। लो इनकम कंट्रीज जो पुअर कंट्रीज है, लो इनकम कंट्रीज को इसलिए दिक्कत होगा क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो फिर बोरोइंग कॉस्ट उनका बढ़ जाएगा, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेगा तो फिर वहाँ इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कंजम्पशन कम हो जाएगा, तो ओवरऑल ग्रोथ और जीडीपी कम हो जाएगा। उसके बाद जो पॉवर्टी और हंगर लेवल है वो ये इन कंट्रीज में बढ़ जाएगा। तो और जो पैंडेमिक के टाइम में तो ये बढ़ा ही था, ये और फर्दर बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट। हाँ, इसलिए हम लोग को बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी का ग्रोथ रेट को इंपॉर्टेंट होता है। तो आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर ये क्रिस्टिना जॉर्जिएवा है, वार्नड that a sharp slowdown in the world economy last year following the raging pandemic and Russia military invasion of Ukraine would continue this year, and that is going to keep the growth rate of the world economy to less than 3%, and this is going to hamper the growth rate of especially the underdeveloped economies जहाँ की poverty और hunger already elevated level पे है pandemic के दौरान के बाद से। ठीक है। नेक्स्ट इज आरबीआई टू सेट अप पोर्टल टू सर्च अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स फॉर अनक्लेम्ड डिपॉजिट। तो आरबीआई का जो फंक्शन है कि वो प्रोटेक्ट करे अपने डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट को, डिपॉजिटर्स को कोई नुकसान ना हो, ये आरबीआई का फंक्शन है कि वो डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट को ध्यान में रखे। तो इसलिए आरबीआई चाहता है कि जो भी डिपॉजिटर है उनका जो अनक्लेम डिपॉजिट है, अनक्लेम डिपॉजिट कब होता है? जब 10 साल से ज़्यादा हो गया है और अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, तो और अकाउंट में डिपॉजिट है उसे अनक्लेम्ड बोलेंगे, 10 साल इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई चाहता है कि ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो है, ये डिपॉजिट जो उसके मालिक है उनके पास चला जाए, उनको एटलीस्ट मालूम हो जाए कि दीज आर द अनक्लेम्ड डिपॉजिट, या फिर जो एग्जिस्टिंग उनके ईयर, अगर उनका डेथ हो गया है, जो एग्जिस्टिंग ईयर है उनके, उनको अनक्लेम डिपॉजिट के बारे में पता चले और उन्हें उनका पैसा मिल जाए। आरबीआई पैसे अपने पास ना रहे, वो डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट के लिए चाहता है कि डिपॉजिटर्स के पास पैसे चले जाए। तो करंटली अभी क्या होता है कि अगर कोई अकाउंट में 10 साल तक ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो वो अनक्लेम डिपॉजिट माना जाएगा और वो आरबीआई का डीईए फंड में चला जाता है, या फिर इसे डेफ भी बोलते हैं, डीईएएफ। डीईएफ स्टैंड फॉर डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। ठीक है, डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। तो ये डीए अकाउंट में चला जाता है जो कि आरबीआई अपने पास मेंटेन करता है। तो आरबीआई ने डिसाइड किया था, अब डिसाइड किया है कि वो एक सेंट्रलाइज्ड, पूरे ऑल पैन इंडिया सेंट्रलाइज्ड एक वेब पोर्टल बनाएगा, एक वो वेब पोर्टल डेवलप करेगा जिसके थ्रू जो जनरल पब्लिक है वो मल्टीपल बैंक्स अकाउंट में अपना अकाउंट को सर्च कर सकते हैं। और ये सर्च जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के द्वारा यूज किया जाएगा इस सर्च इंजन को बनाने के लिए। तो ये वेब पोर्टल जो है वो मदद करेगा, इंप्रूव करेगा जो हमारा एक्सेस है अपने अकाउंट्स को लेकर के। अपना जितने अकाउंट्स है, बहुत सारे के पास बहुत सारे अकाउंट्स रहते हैं, तो वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे अपना सारे अकाउंट्स का डेटा को एक्सेस कर सकेगा। ठीक है, तो दिस इज द न्यूज। नेक्स्ट इज इंडिया रिकॉर्ड्स 13 टाइम्स इंक्रीज इन डिमांड फॉर गिग वर्कर्स।
राइट। तो एक टर्म है जिसे हम लोग बोलते हैं गिगिफिकेशन। तो अगर हम लोग बात करें प्री पैंडमिक के टाइम से, तो देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड फॉर गिग वर्कर्स 13 टाइम्स, राइट। तो देयर इज अ 13 टाइम इंक्रीज इन द डिमांड फॉर गिग वर्कर। गिग वर्कर्स क्या होते हैं? ये इंडिपेंडेंट वर्कर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम करने वाले हो गए, फॉर्म के वर्कर्स हो गए, कॉल पे जो काम करते हैं, टेम्पररी वर्कर्स है। हाँ, तो ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट में इंटर करते हैं कंपनीज के डिमांड के बेसिस पे। जैसे कि जोमेटो के जो वर्कर्स है, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ये गिग वर्कर्स हो गए। हाँ, तो एक टर्म है गिगिफिकेशन, जैसे मैंने बोला गिगिफिकेशन। तो गिगिफिकेशन मतलब क्या होता है कि जो कोई एक क्रिटिकल काम है, मान लीजिए क्रिटिकल काम है, देयर इज अ क्रिटिकल वर्क, जैसे फूड डिलीवरी करने का काम है, खाना सेल करना, सेलिंग फूड, ये काम है। तो ये क्रिटिकल काम को जो है कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता है, स्मॉलर स्मॉलर कंपोनेंट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। जैसे कुकिंग का काम कोई एक रेस्टोरेंट करेगा, हाँ, नेटवर्किंग का काम कोई एक कंपनी करेगा, सॉफ्टवेयर कंपनी, और डिलीवरी का काम कोई एक एजेंट करेगा, राइट। तो खाना बनने से लेकर के कस्टमर तक पहुंचने का काम, सारा काम, ये जो कॉम्प्लेक्स काम है, क्रिटिकल काम है, ये हो जाएगा। तो गिगिफिकेशन क्या है कि ब्रेक डाउन करना क्रिटिकल वर्क को स्मॉलर टास्क में। हाँ, इससे क्या होगा कि जो टैलेंट यूटिलाइजेशन का जो चैलेंज है वो खत्म हो जाता है। जैसे कोई एक पहले क्या था कि अगर आपको सेल करना है फूड, तो एक कॉमन बंदा ढूंढना पड़ेगा जो ये तीनों काम कर सकेगा। लेकिन गिगिफिकेशन में क्या है कि ये टास्क जो है ब्रेक हो जाएगा 3 कंपोनेंट्स में, और फिर जो इंडिविजुअल टैलेंटेड लोग हैं, जैसे कुकिंग में कोई तेज है, कोई नेटवर्किंग में तेज है, कोई डिलीवरी में तेज है, तो वो तीनों अलग अलग बंदे कर सकते हैं ये काम। तो ब्रेकिंग डाउन ए कॉम्प्लेक्स इनटू अ सिंपलर पार्ट, सिंपलर कंपोनेंट्स। तो इससे क्या होगा, ये सॉफ्टवेयर कंपनी जो ऐप है आप यूज़ करते हैं जोमेटो का, वो कर लेगा नेटवर्किंग, डिलीवरी एजेंट कर देगा डिलीवर, और कुकिंग का काम जो रेस्टोरेंट है वो कर देगा। तो कंपनी फिर ये बहुत सारी कंपनी इसे यूज़ कर रहे हैं गिग वर्कर्स को, जैसे कि ई कॉमर्स में यूज़ किया जा रहा है। ई कॉमर्स हो गया, फिनटेक कंपनीज यूज़ कर रहे हैं, फिर हेल्थ टेक हो गया, ईडी टेक हो गया, एजुकेशन में यूज़ किया जा रहा है इन गिग वर्कर्स को। तो ये इंक्रीज़ हुआ। साथ में ये गिग वर्कर्स का एक और फ़ायदा है कि जो डिजिटाइजेशन में ये मदद करते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 21 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 22 तक, तो अराउंड 148% इंक्रीज हुआ है डिमांड गिगिफिकेशन का डिजिटल वर्क के केस में। ओनली इन केस ऑफ डिजिटल वर्क का हम बात कर रहे हैं। तो इसे क्या है कि ये हाईलाइट करता है कि जो डिजिटाइजेशन का ट्रेंड है ये इम्प्रूव हो रहा है, गिग वर्कर्स का कंट्रीब्यूशन डिजिटल इकोनॉमी में भी इंक्रीज हो रहा है। एक और चीज़ हम बता दें कि गिग वर्कर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स का हम अभी बात करें। कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि जो 55.6% जो है गिग वर्कर्स जो है, वो जो है 18 से लेकर के 25 साल की उम्र के बीच में, मतलब बहुत ही यंग है। हाँ, और ये यंग है तो ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी कर पाते हैं, क्योंकि दे आर मोर एजाइल, ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और ये इसलिए इस वर्क को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये वर्क में फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, राइट। और गिग वर्किंग में फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करते हो। जब आपको मन कर रहा है तो आप डिलीवर कर रहे हो, जब नहीं मन कर रहा नहीं कर रहे हो, राइट। उसके बाद जो गिग वर्कर्स का बात करें, तो जो ज्योग्राफिकल पेनिट्रेशन है, इसका भी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का बात कर लेते हैं, जियोग्राफी, राइट। तो जो टायर 1 सिटीज़ का अगर हम बात करें, टायर 1, टायर 2, टायर 3 प्लेसेस होते हैं, सिटीज़ रहते हैं, तो इसका पेनिट्रेशन जो है टायर 3 सिटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, राइट। अगर हम बात करें टायर वाइज, तो टायर 1 सिटीज़ में देर आर गिग वर्कर का कंट्रीब्यूशन 35.6% है, वही टायर 2 में गिग वर्कर का कंट्रीब्यूशन 22.9% है, और टायर 3 में इट इज 41.3%, राइट। तो सबसे ज़्यादा भी टायर 3 सिटीज़ में गिग वर्कर्स कंट्रीब्यूट करे, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, वहाँ पे कंजम्पशन लेवल बढ़ रहा है, राइट। तो जो छोटे छोटे सिटीज़ है वहाँ भी डेवलपमेंट हो रहा है इस कारण से। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखा होगा कि शहर के टाइम में गिग वर्कर्स जो इनडायरेक्टली भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे जो सोशल क्राइम होता है, हाँ, क्राइम इन सिटीज़,
जो रात के टाइम में क्राइम होता है, स्पेशली अगर बात करें डिलीवरी एजेंट्स के वजह से, क्योंकि वो रात में घूमते रहते हैं सिटीज़ में, तो इससे जो क्राइम लेवल है वो घटा है। तो ये सिर्फ ऐसे नहीं कि एज ए इकोनॉमी ये क्राइम लेवल को भी घटाते हैं। तो दीज आर गिग वर्कर्स हैव बिकम एन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ द सोसाइटी नाउ। तो इसलिए जो ग्रोथ रजिस्टर किया जा रहा है, देयर इज अ 13 टाइम्स इंक्रीज। और एक और चीज जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बताना चाहूंगा, दैट इज रिलेटेड टू वुमेन पार्टिसिपेशन। तो वुमेन पार्टिसिपेशन में 3 टाइम्स ग्रोथ ऑब्जर्व किया गया है गिग वर्किंग में। रजिस्ट्रेशन ऑफ वुमेन इन द गिग वर्क एज ए गिग वर्कर, वो फाइनेंशियल ईयर 22 में जो है 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 21 में। तो वुमेन भी एंटर और री एंटर कर सकती है, मतलब कि गिग वर्किंग में तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होता है, दे कैन एंटर एंड री एंटर इफ दे वांट एंड बी ए पार्ट ऑफ गिग वर्किंग। तो ये इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। सो दिस वाज अबाउट गिग वर्किंग। नेक्स्ट इज आरबीआई proposes expansion of UPI पेमेंट सिस्टम टू अलाउ द क्रेडिट। तो एक्चुअली इसमें क्या है कि यूपीआई क्या है? यूपीआई जो है एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, आपको पता है, जो कि अलाउ करता है मनी ट्रांसफर करने में थ्रू मल्टीपल बैंक्स के थ्रू हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बाय अलाउइंग, इसमें क्या है कि आरबीआई जो है अब क्रेडिट फैसिलिटी जो है, अगर कोई बैंक जो है प्री अप्रूव्ड क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा है कस्टमर को, प्री अप्रूव्ड जैसे कि क्रेडिट कार्ड में दिया जाता है, प्री अप्रूव्ड है कि आपको 50,000 रुपीज़ का लिमिट है या 3 लाख का रुपीज़ का लिमिट रहता है, प्री अप्रूव्ड सैंक्शन लिमिट रहता है। तो अब ये क्रेडिट कार्ड जो है यूपीआई से लिंक कर दिया जाएगा, राइट, यूपीआई से लिंक, एंड यू कैन मेक पेमेंट थ्रू यूपीआई। तो आप क्रेडिट कार्ड को जरूरी नहीं है कि आप लेके घूमो। तो बैंक्स जो है ऑफर अगर कस्टमर को करता है प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन, तो यूपीआई अकाउंट जो है अब एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर देगा क्रेडिट कार्ड को क्रेडिट कार्ड का बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगा। तो अब जो है हम लोग जिस तरह से क्रेडिट कार्ड को देख रहे हैं, उस देखने का नज़रिया अब बदल जाएगा अगर यूपीआई से लिंक हो जाता है हमारा क्रेडिट कार्ड। तो इससे क्या होगा, जो डिजिटल पेमेंट्स है वो बूस्टअप होगा, जो हम लोग ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं पहले क्रेडिट। और जो आरबीआई जो है रिसेंटली हमें पता है कि रुपए क्रेडिट कार्ड को लिंक कर दिया है विथ यूपीआई। तो इससे कस्टमर जो है अपना क्रेडिट कार्ड को लिंक कर पाएगा और यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर पाएगा। तो ये इस इनिशिएटिव से फर्दर जो है इनोवेशंस होंगे, नया नया तरीका का पेमेंट और इनोवेटिव वेज आएंगे। इससे डिपेंडेंस ऑन कैश ऑफ कोर्स कम हो जाएगा। जो हम लोग डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंस, कार्ड्स के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें यूपीआई पेमेंट का, तो मार्च 2023 में, हाँ, दिस इज अबाउट मार्च, लास्ट मंथ जो अभी गया, तो यूपीआई रिकॉर्डेड 8.65 बिलियन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया गया। हाँ, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन का बात करें 8.65 बिलियन, और अगर अमाउंट का बात करें कितना अमाउंट इसमें इन्वॉल्व था, दैट वाज अराउंड 14.05 ट्रिलियन रुपीज। हाँ, देयर आर 12 zeros in a trillion, दैट इज 1 ट्रिलियन इज 1 लाख करोड़। 1 लाख में 5 zeros, a करोड़ में 7 zeros। तो इट्स ये हाईएस्ट है अगर हम बात करें यूपीआई का इंसेप्शन के टाइम से अगर हम लोग देखें, तो दिस इज द हाईएस्ट अमाउंट एंड द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो कि हुआ है अकॉर्डिंग टू द एनपीसीआई रिपोर्ट। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़। आई होप आपको अच्छा लगा। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।